तो दोस्तों, अगला हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको कि हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबको पता है। हम लोग कहाँ से निकालते हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, ये बात हम पहले से जानते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डिफाइन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ऑफ कंक्रीट इन थ्री वेज। और वो तीन तरीके क्या है? पहला देखते हैं। पहला है आपका इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। क्या है? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। ठीक है, और इन सब के नाम का कारण है और उस कारण को हम लोग यहां से कर्व से समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, इधर आपका स्ट्रेस है और इधर आपका स्ट्रेन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक कर्व बना रहा हूं मैं। ये किसका कर्व है? ये आपका कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। ठीक है, इस कर्व को हम पहले भी देख चुके हैं, बिल्कुल देख चुके हैं। इसको मैं बोल रहा हूं अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं अल्टीमेट पॉइंट। ठीक, और इसको मैं बोल रहा हूं अल्टीमेट पॉइंट का वन थर्ड। ये जो कोऑर्डिनेट है आपका अल्टीमेट पॉइंट का वन थर्ड स्ट्रेस है, और ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट इसको मार्क करके यहां पे लिखा है मैंने। ठीक है, वो आपका अल्टीमेट पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या यहां से इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। देखिए, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ स्टार्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो ओरिजिन हो रहा है, वहां पे उस पॉइंट पे जो आप टेंजेंट बनाइएगा और उसका जो स्लोप आएगा, वही आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से वही आपका इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस होगा। इसको ग्राफ से एक बार देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं। यहां से आप एक जो यहां से जो आपने एक टेंजेंट बनाया है वो आपका इनिशियल टेंजेंट है। ठीक है, इसको मैं आई टी लिख देता हूं। यहां पे आई टी लिख देता हूं ताकि आप जब ग्राफ वगैरह बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, ये क्या है? इनिशियल टेंजेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के स्टार्ट से ही जो हमने टेंजेंट बनाया है वो आपका इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको कहीं कहीं पूछी जा सकती है या कहीं कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, कि इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज, ठीक है, लॉन्ग टर्म मॉडुलस, शॉर्ट टर्म मॉडुलस, डायनेमिक मॉडुलस। ठीक है, इस तरीके से आपको टिक करना होगा वहां पे डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अच्छा, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? विच इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ड्यू टू डायनेमिक लोडिंग। ये डायनेमिक लोडिंग के एनालिसिस में जो आप यंग्स मॉडुलस यूज करते हैं कंक्रीट के लिए, जब भी कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर आप बनाते हैं उस पर किसी भी तरीके का लोडिंग जब आ रहा होता है, ठीक है, किसी भी तरीके का डायनेमिक लोडिंग जब आ रहा होता है, तो आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जरूरत पड़ेगी वहां पे उसके एनालिसिस में। और वो जो आप यंग्स मॉडुलस लेंगे इलास्टिसिटी का, वो कौन सा लेंगे? आप इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस लेंगे। ठीक है, हम मुझे और जो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। ठीक है, डायनेमिक लोडिंग के एग्जांपल्स हो सकते हैं ये। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा इसका थ्योरी, इसका डेफिनेशन और ग्राफ से भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, क्लियर है? ये है आपका इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड मॉडुलस। ठीक है,
सीकेंट मॉडुलस ये आपका सबसे कॉमन मॉडुलस है, जो हम जो यूज़ कर रहे हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो सबसे नॉर्मल मॉडुलस, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो आपका सीकेंट मॉडुलस है। कैसे, वो देखेंगे अभी। देखिए, इट इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम टू द पॉइंट ऑफ स्टार्ट। यहां पे एक वर्ड छोड़ गया है, स्टार्ट ऑफ स्ट्रेस डायग्राम टू द पॉइंट विद 1/3 ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, ये जो 1/3 ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस जो मैंने बनाया है, उसका आपको हो सकता है लॉजिक अब समझ में आ रहा हो। तो ये क्या कह रहा है कि ये उस लाइन का स्लोप है जो कि स्टार्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से शुरू हो रहा है। इट बिगिंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द, जहां से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शुरू हो रहा है, यानी कि यहां ओरिजिन से, और कहां जाके मिलता है, ये जाके मिलता है अल्टीमेट लोड के 1/3 पे। ठीक है, ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन थोड़ी सी गैप कम है, लेकिन फिर भी आपको विजिबल होगा कि ये अगर एक कर्व है, ये एक कर्व है, तो ये एक सीकेंट जैसा है। ठीक है, सीकेंट क्या होता है, सीकेंट किसी भी सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को यहां पे ज्वाइन करता है। तो ये कर्व है, तो इसके एक पॉइंट को यहां ज्वाइन कर रहा है और एक पॉइंट को यहां ज्वाइन कर रहा है, और इसका जो स्लोप होगा वो आपका सीकेंट मॉडुलस कहलाएगा। ठीक है, इसको S से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। ठीक, क्लियर है सबको? सीकेंट मॉडुलस का डेफिनेशन क्लियर है सबको? एक बार फिर से दोहरा देता हूं, क्या है? इट इज डिफाइंड एज, इस लाइन का स्लोप है जो कि ज्वाइन करता है कौन से पॉइंट को, स्टार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टू द 1/3 ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर है ये चीज? पॉइंट देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऊपर वाला क्या था, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या था आपका, डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ये कहलाता है आपका स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जहां भी स्टैटिक लोडिंग का केस होगा, ज्यादातर केस में हम लोग देखते हैं स्टैटिक लोडिंग का केस बनता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला जो है, वो ये वाला जो मॉडुलस है वो ज्यादा यूज में आता है। IS 456 जो है हमारा, वो आपका हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देता है आपको मॉडुलस ऑफ सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने का। ठीक है, वो क्या है? EC इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FCK। FCK आपको मालूम है, FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, ये याद होगा सबको, बहुत बार आ चुका है ये चीज। IS 456 प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अक्सर MCQs वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको चलते पढ़ाते पढ़ाते बता भी दे रहा हूं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बिल्कुल से, मतलब एटलीस्ट उतना तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, जहां पे भी मैं मार्क कर रहा हूं वो सारी चीजें आपको याद रखनी ही है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा काम में आता है। ठीक है, आगे देखिएगा, दिस इज शॉर्ट टर्म मॉडुलस। ठीक है, सीकेंट मॉडुलस आपका क्या है? शॉर्ट टर्म मॉडुलस है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस है सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड डजंट इनकॉर्पोरेट इफेक्ट ऑफ क्रीप। ठीक है, इसमें क्रीप का इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, स्ट्रेन में आपका क्रीप स्ट्रेन भी आता है, लेकिन ये जो है ये आपका शॉर्ट टर्म मॉडुलस है। क्या है? शॉर्ट टर्म। सीकेंट मॉडुलस इज शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट डज नॉट इनकॉर्पोरेट इफेक्ट ऑफ क्रीप। ठीक है, इसमें क्रीप का इफेक्ट नहीं कंसिडर करते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म मॉडुलस भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ आप लोग देख रहे होंगे कि अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ क्रीप इसमें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाता है? ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, EC का आपको पता है, EC क्या होता है? 5000 अंडर रूट FCK, ये आपको मालूम है, अपॉन 1 प्लस थीटा। थीटा आपने इसके जस्ट पहले अभी देखा है, थीटा क्या कहलाता है? क्रीप कोएफिशिएंट। अलग अलग
एज ऑफ लोडिंग ऑफ कंक्रीट के लिए अलग अलग क्रीप कोएफिशिएंट आपने देख रखा था, वो एक छोटा सा टेबल बना हुआ था, ठीक है। तो ये वही क्रीप कोएफिशिएंट है, ठीक है। आई होप सबको क्लियरली समझ में आ गया है कि सीकेंट मॉडुलस क्या है ना, बराबर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है। देखते हैं इसका क्या डेफिनेशन है। It is defined as slope of tangent drawn at any point of stress strain diagram, ठीक है। बहुत ही कॉमन सा मॉडुलस है, जो कि आपको कहां मिलेगा, किसी भी पॉइंट पे आप बना दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने ये पॉइंट माना और इस पे टेंजेंट बना दिया, यहां का टेंजेंट मॉडुलस इसको T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका टेंजेंट मॉडुलस। तो सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा ये चीज टेंजेंट मॉडुलस के बारे में, कि आप किसी भी एक पॉइंट को ले सकते हैं कर्व पे, वहां पे एक टेंजेंट बनाएंगे तो वो आपका टेंजेंट मॉडुलस देगा। और ये कहां पे यूज होता है, इट इज यूज्ड इन इंक्रीमेंटल लोड एनालिसिस, जहां पे एक पॉइंट पे लोड का इंक्रीमेंट होता है विद टाइम, उसको इंक्रीमेंटल लोड एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका टेंजेंट मॉडुलस। इसमें जो ध्यान देने लायक चीजें हैं वो मैंने मार्क कर दी है, जो कि थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है और जो फॉर्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू वगैरह में बहुत जगह ये सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। कर्व एक बार दिमाग में रहेगा तो वाइवा वगैरह अगर होता है तो आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं, 4 मार्क्स में बनाने आ गया तो ये बना भी सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको। तो ये था आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया है, वीडियो दोबारा चलाएं, दोबारा देखें, ठीक है। जितनी बार देखना चाहते हैं उतनी बार आप देख सकते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता है वहां उतनी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसको कि कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट प्रोसीड कर रहा है, बहुत बार टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात आप सुन रहे हैं, ठीक है। बहुत बार टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको आ रहा है। आपको ये भी पता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वो बहुत ज्यादा कम होती है, ये आप सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस अब हम लोग देखेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग कंक्रीट का क्या क्या हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इट इज अप्रोक्सीमेटली 10%, है ना। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10%, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 7% से 15%, ठीक है, ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज ऑलमोस्ट लीनियर, ठीक है, ऑलमोस्ट लीनियर। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है कि आपने स्ट्रेस स्ट्रेन, अब किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो हमने देख लिया है कि सर आधा लीनियर हो गया, थोड़ा सा फिर कम लीनियर होता है, फिर कर्व बन जाता है, ठीक है। वो बात आपकी सही है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है कि वो जो डायग्राम बना हुआ है वो आपका यूनी एक्सियल कंप्रेशन में बना हुआ है, ठीक है। एक वर्ड आया था वहां पे, एक टर्म आया था यूनी एक्सियल कंप्रेशन। एक एक्सिस में आप उसको कंप्रेस कर रहे थे, उसके बाद आप वो कर्व बना रहे थे, उसके बाद आप उसकी एनालिसिस कर रहे थे। यहाँ हम किस चीज की बात कर रहे हैं, यहाँ हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो आप एक्सपेरिमेंटली इसको बना के देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको निकाला गया है फिर भी हमारे समझने के लिए कि अगर आप उसको टेंशन में डालते हैं कंक्रीट को ना, तो आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आता है वो आपका ऑलमोस्ट लीनियर आता है, ठीक है। क्लियर है ये बात, आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो रेशियो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्या होता है, इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इससे आप क्या समझ पाते हैं, देखिए दो एंटिटी है x अपॉन y, ये क्या बोल रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये क्या बोल रहा है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे जैसे आप x की
ग्रेड बढ़ा रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू, x की स्ट्रेंथ आप बढ़ा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि भाई ये जो आपका वैल्यू है z, ये भी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी दिख रहा है कि, लेकिन आपको ये भी पता चल रहा होगा कि भाई अगर ये बढ़ रहा है तो इसका भी 5-10% जो होता है वो भी उसी प्रपात में, अनुपात में बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जितना ये बढ़ता है उतना ये नहीं बढ़ता है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। हालांकि आप सिर्फ इस स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह है ये स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Since tensile strength of concrete is ignored in RCC structure, so it has very less importance, ठीक है। जाहिर सी बात है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके स्ट्रेंथ के बारे में हम उसको कंसिडर करते ही नहीं, उसको इग्नोर कर देते हैं, तो उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन एक काम में आता है, क्या, एक काम में आता है कि क्रैकिंग मोमेंट, ठीक है। देखिए टेंसाइल क्रैक्स आते हैं, ठीक है। अभी क्रैक्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज समझते हैं कि क्रैक आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर, बीम वगैरह, कॉलम वगैरह आपने देखे हो, क्रैक आता है, ठीक है। तो क्रैक जो आता है वो टेंशन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वो जो टेंसाइल क्रैक्स होते हैं ना, तो उसमें आपको क्रैकिंग मोमेंट क्या होता है, आउटर मोस्ट फाइबर में जब पहला क्रैक आता है उसके लिए जो मोमेंट जो जनरेट हो रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्रैकिंग मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग क्रैकिंग मोमेंट से, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा। पहले इतना इसका जितना ये जो पूरा डिटेल है ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्रैकिंग मोमेंट निकालने में ये काम आता है, ठीक है। कंप्लीटली यूजलेस नहीं है टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का। आपसे कोई पूछ दे कि भाई ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी इंपॉर्टेंस है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का वो क्या है, तो आप कह सकते हैं कि क्रैकिंग मोमेंट निकालने में टेंसाइल स्ट्रेंथ का रोल होता है। क्लियर है यह बात, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में जो थोड़ा बहुत डिटेल है वो क्लियर है। अब आप जानते हैं कि हम लोग कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे भी टेंशन में भी एक आध तरीका है। मतलब टेंशन में तरीका क्या है डिफाइन करने की, अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट किया हमने और हर तरीके से एक डेफिनेशन बन के आया और थोड़ा बहुत वेरिएशन रहा है, ठीक है। अलग एक्सपेरिमेंट किया आपने टेंशन के लिए, तो अलग अलग टाइप का थोड़ा सा टेंसाइल स्ट्रेंथ मिला है आपको कंक्रीट का, थोड़ा बहुत वेरिएशन मिला है। और ये सारे टेस्ट आपके सामने लिखे हुए, एक एक करके इन टेस्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है डायरेक्ट टेंशन टेस्ट। डायरेक्ट टेंशन टेस्ट बोले तो क्या हुआ कि कंप्रेशन टेस्ट देखा था ना आपने, कंप्रेशन टेस्ट में क्या किया था हमने, क्यूब को रखा बीच में, डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड लगा दिया, ठीक है। इधर बेंडिंग करके या ये करके, बेंडिंग जब आप करते हैं, इस बीम में बेंडिंग करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बेंडिंग टेंशन और बेंडिंग कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट टेंशन या डायरेक्ट कंप्रेशन नहीं कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, वो बेंडिंग। देखिए एक बार बना के यहाँ पे दिखा देता हूं। बीम पे जो ये लोड लगा, उसके बाद जो ये बीम बेंड हुआ, ठीक है, ऊपर टेंशन आया, नीचे कंप्रेशन आया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका बेंडिंग कंप्रेशन या बेंडिंग टेंशन का केस है, ठीक है। यूटीएम जो हम लोग लगाते थे, यूटीएम में डायरेक्ट जो हम लोग स्पेसिमेन रखते थे, ये आपका क्यूब था 150 mm का, इस क्यूब को रख के, ये एक डायरेक्ट कंप्रेशन का केस है कि डायरेक्ट कंप्रेस कर रहे हैं आप इसको, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कंप्रेस कर रहे हैं। और इसमें क्या है, ये सॉरी उल्टा लिख दिया, ये कंप्रेशन है और ये टेंशन है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इसमें बेंडिंग कंप्रेशन और बेंडिंग टेंशन है। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट कंप्रेशन है, इसमें क्या है, बेंडिंग कंप्रेशन है, ठीक है। याद रहेगा सबको, समझ में आई ये बात। तो जब हम लोग कोशिश करते हैं डायरेक्ट टेंशन करने का तो बड़ी परेशानी आती है, बहुत परेशानी आती है। इसको, इस टेस्ट को कंडक्ट करना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म दिस टेस्ट। लिखा हुआ यही चीज, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, इन कारणों के कारण। देखते हैं वो कारण क्या क्या है। पहला है ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल, जैसे ही टेंशन लगाए टूट जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि ब्रिटल है, कंक्रीट ब्रिटल भी है और वीक इन टेंशन भी है। तो वो रेंज बहुत कम होता है जहां पे कि आप लोड अप्लाई करते हैं, तुरंत से बिखर जाता है वो टेंशन में, ठीक है।
ब्रिटलनेस के कारण, ठीक है। तो पहला कारण हो गया ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल। दूसरा है नॉन होमोजेनिटी ऑफ मटेरियल। देखिए मटेरियल क्या है कि होमोजेनस नहीं है, कॉन्क्रीट होमोजेनस नहीं है, आपको पता है। तो कहीं से टूटने पे कहीं कुछ रिजल्ट, कहीं से टूटने पे कुछ रिजल्ट। तो ये नॉन होमोजेनिटी का ये फर्क आता है। एक क्लियर पिक्चर, कहीं से भी टूट सकता है कंक्रीट और हर जगह अलग अलग वेरिएशन आने के कारण एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाएगा आपको। तो नॉन होमोजेनिटी भी इस टेस्ट को नहीं कर पाने का एक कारण बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। देखिए स्ट्रक्चर में एक फेनोमेना होता है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम मान के तो चलते हैं कि भाई हमने लोड लगाया और स्ट्रक्चर का जो पूरा सरफेस एरिया है उस पूरे में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यहाँ पे आप लोड लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने लोड लगाया, ठीक है। आपने क्या माना, ये जो पूरा सरफेस एरिया होगा इसका, ये जो साइड व्यू में अगर आप देखेंगे तो पूरा सरफेस एरिया इसके इस लोड को झेल रहा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है पिक्चर में कि ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है कॉर्नर्स वगैरह पे, एजेस वगैरह पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो एक वो यूनिफॉर्म स्ट्रेस जनरेट नहीं करता है, ठीक है। तो उस कारण से भी ये टेस्ट परफॉर्म करना मुश्किल बन जाता है, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो ब्रिटलनेस ऑफ मटेरियल, नॉन होमोजेनिटी ऑफ मटेरियल और स्ट्रेस कंसंट्रेशन आर थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर विच वी कैन नॉट कंडक्ट और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट द डायरेक्ट टेंशन टेस्ट फॉर कॉन्क्रीट, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया तो हम लोग अगले टेस्ट पे पढ़ते हैं। अगला टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या है देखिएगा, फ्लेक्सर टेस्ट। फ्लेक्सर मतलब होता है बेंडिंग, बेंडिंग या प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग में क्या होता है कि शियर कुछ और नहीं लग रहा हो, ठीक है। प्योर बेंडिंग का क्या मतलब है कि उसमें शियर जनरेट नहीं हो रहा हो, टॉर्जन जनरेट नहीं हो रहा हो, तो वो आपका प्योर बेंडिंग का केस बनता है। तो फ्लेक्सर टेस्ट में क्या होता है देखिएगा, थर्ड पॉइंट लोडिंग इज अप्लाइड फॉर प्योर बेंडिंग कंडीशन। ज्यादा क्लियर दिखेगा। ये एक बीम है, ठीक। इसकी जो पूरी लेंथ है वो है L, ठीक। आपने यहाँ पे एक लोड लगा दिया, आपने यहाँ पे एक लोड लगा दिया, ठीक है। और जो इसकी लेंथ अब बन चुकी है वो बन चुकी है L/3, L/3 और L/3। क्लियर है ये बात? दिख गया? और वो लोड का वैल्यू क्या है, मान लीजिए कि क्रैकिंग कहाँ पे क्रैक आ जाएगा, पहला क्रैक कहाँ पे आ जाएगा वही निकालना होता है हमको, ठीक है। जहां पे टेंशन के कारण पहला क्रैक आ जाएगा सिस्टम में, वही हम मान लेंगे कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो उसको जनरली PCR से दिखा सकते हैं, PCR, पी क्रैकिंग मतलब क्रैक करने के लिए कितना लोड चाहिए, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके का सिस्टम है हमारा। जब आप इसका बेंडिंग मोमेंट बनाइएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइएगा, कुछ इस तरीके का इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव में आएगा, ये पॉइंट जो है वो आपका PL/3 आएगा, ये भी इसकी वैल्यू PL/3 रहने वाली, ठीक है। ये इसका क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
शियर फोर्स डायग्राम जब बनाइएगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा। पॉजिटिव में P, नेगेटिव में P। ठीक है, ये क्या है इसका SFD। ठीक है, क्लियर है ये डायग्राम सबको? ठीक है, ये डायग्राम सबको क्लियर होना चाहिए कि ये आपका BMD है, ये आपका SFD है, और आपको पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है आपका PL/3। ठीक है, तो जब आपको ये चीज पता चल गई है तो आप क्या कर सकते हैं, इधर थोड़ा सा मिटाया जा सकता है ना, इधर तो चीजें समझाई जा चुकी है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इधर थोड़ा स्पेस बनेगा तो समझाने में आसानी रहेगी। बेंडिंग फॉर्मूला, जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि अलग अलग जगह पे काम चल रहा है। ठीक है, अलग अलग जगह पे काम करने के इधर को उधर नहीं लिखना है ना, जिस सीक्वेंस में चल रहा है उसके बाद अगर वो उन्होंने आप वो नोट कर चुके हैं तो आप यहाँ से नोट करेंगे, है ना। ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। बेंडिंग फॉर्मूला, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में इसको पढ़ाते हैं, यहाँ पे भी पढ़ा दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। M/I, सिग्मा या F, सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं आपको। ठीक है, सॉरी E/R होता है, ये स्मॉल r होता है, E/R। ये आपका क्या है, ये आपका बेंडिंग फॉर्मूला कहलाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको पहले से पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहाँ पे ध्यान देंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट है, इसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको स्मॉल r से मत लिखिए, कंफ्यूजन हो सकता है, इसको ऐसे कीजिए y से लिख दीजिए। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक, ये पता है क्या, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जो बेंडिंग होती है इसका कर्वेचर r है, और E आपको मालूम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये टर्म सब कुछ यहाँ पे क्या क्या है सबको क्लियर है, ये बेंडिंग फॉर्मूला कहलाता है। अब हमें कौन सा मोमेंट देखना है, हमें देखना है CR, MCR देखना है यहाँ पे। ठीक है, MCR यहाँ पे देखना है। तो यहां से MCR आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, हमको मालूम है ना, हमको Y पता है, हमको I पता है, हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है। ठीक, और MCR हमने वहां से कैलकुलेट कर लिया है, और हमको निकालना है FCR। तो FCR यहां से क्या निकल जाएगा, MCR अपॉन I इंटू Y। ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा इसको एलैबोरेट करेंगे तो FCR, MCR की वैल्यू निकाल सकते हैं ना यहाँ से। MCR की वैल्यू कितनी, मोमेंट कितना आ रहा है मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्योर बेंडिंग हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, प्योर बेंडिंग हो रही है इस वाले स्पैन में। ये वाला स्पैन में प्योर बेंडिंग है, इस वाले में देखिए कोई भी शेयर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, शेयर यहीं तक है, शेयर यहीं तक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखिए इस वाले स्पैन में
प्योर बेंडिंग हो रही है और वहां पे मैक्सिमम मोमेंट कितना है, PL/3, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसी के कारण क्रैक होगा पहला आउटर मोस्ट फाइबर पे, PCRL/3 अपॉन, मान लेते हैं कि इसके डायमेंशंस क्या हैं, B है और D है, ठीक है, तो BD³/12 यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू D/2। D/2 क्यों लिया है, D/2 आपका आउटर मोस्ट फाइबर, ठीक है, अगर आप इसका साइड में क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाते हैं, क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, इसको B मानते हैं, इसको D मानते हैं, ठीक है, और बीच में न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस कितना है, D/2 है ना, D/2 है। देखिए वैसे सब कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों को अगर रिकॉल नहीं हो रहा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, या जिन लोगों ने नहीं पढ़ा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो उनको यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है, ये चीजें स्किप नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो मैं इसीलिए इतना डिटेल में इन चीजों को समझा रहा हूँ, नहीं तो सीधा ये लिख के भी अपन आगे बढ़ सकते थे, ठीक है, उसको उतना समझाने का पॉइंट यही है कि ये जो पार्ट है ये आपको अच्छे से समझ में है, ठीक है। तो ये यहां से कितना हो जाएगा, D/2, ठीक है, क्लियर है, D/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से आप क्रैकिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप क्रैकिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। यही सारी चीजें देखिए इसमें लिखी हुई भी है, ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ P इज इंक्रीज्ड from 0 to the value corresponding to which first crack develops in extreme tension fiber। extreme tension fiber, extreme tension fiber कहां पे आपका आएगा, extreme tension fiber आपका यहां पे आ जाएगा, मान लीजिए, अब आप कहिएगा कि सर ऊपर में लोड लगाए हैं, तो यहां पे आ जाएगा एक्सट्रीम टेंशन फाइबर, है ना, ऐसे ही बेंड करता है ना बीम, ऐसे ही बेंड करेगा ना इस लोड के कारण, ऊपर नीचे टेंशन, ऊपर कंप्रेशन, तो नीचे टेंशन है, तो एक्सट्रीम टेंशन फाइबर आपका कहां पे है, सबसे नीचे में है, तो इसका साइड व्यू देखिएगा तो यहीं पे दिखेगा ना, D/2 यहाँ पे, तो एक्सट्रीम टेंशन फाइबर, और इसीलिए इस फॉर्मूले में भी D/2 यहाँ पे इसीलिए सब्स्टिट्यूट किया गया है क्योंकि हम एक्सट्रीम टेंशन फाइबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सट्रीम टेंशन फाइबर के लिए, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका क्रैक आएगा, ठीक है, तो PL/3 इसलिए वहां पे PCR बस रिप्रेजेंट इसलिए किया है क्योंकि हम लोग क्रैकिंग को दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो यहाँ पे पहला क्रैक आ रहा है, ठीक है, क्लियर है ये बात, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है सबको, आगे देखते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट इज कैलकुलेटेड, अच्छा ये ऐसा नहीं है क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, डायरेक्ट P लोड नहीं लगा दीजिएगा, आपको देखिएगा कि कितना पे लोड पे आपका, जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्ट, आपको तो पता नहीं है ना कि किस लोड पे वो क्रैक करेगा, ठीक है, आपको तो ये नहीं मालूम है, आपको तो ये नहीं मालूम है कि ये PCR की वैल्यू क्या है, कि आपने डायरेक्ट लगाया और FCR कैलकुलेट कर लिया, अगर पहले से मालूम रहता तो तब तो ये डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता, सेक्शन पहले ही से ही है आपके पास, सारे चीजें पहले से ही है आपके पास, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने क्या किया, एक ऐसा करके एक बीम लिया, इस पे L/3 3 पॉइंट लोडिंग लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है वो, उस पे ऐसा लोड लगाया, ठीक है, जीरो से लेके इस लोड को बढ़ाना शुरू किया, इस लोड को बढ़ाते जहां पे पहला क्रैक आया वो वाला लोड आपने नोट कर लिया, PCR, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब आपने बनाया तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका ऐसा बनता है, आपको P की वैल्यू पता है, P की वैल्यू कहां से आ गई, एक्सपेरिमेंट से आ गई ना, PCR की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से आ गई, L की वैल्यू आपको पहले से पता थी, by3 के आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल गया, PCR L/3 आपको मिल गया, BD³/12 आपको मालूम है, D/2 आपको मालूम है, तो आपको क्रैकिंग आपको यहाँ पे मोमेंट भी मिल गया है, और कितना स्ट्रेस आएगा वही आपकी स्ट्रेंथ कहलाएगी, है ना, वही तो आपकी स्ट्रेंथ कहलाएगी ना, तो FCR यहाँ से जो आएगा वो आपकी स्ट्रेंथ कहलाएगी, तो आपने स्ट्रेंथ निकाल लिया किससे, फ्लक्जर टेस्ट से। अब देखिए ये फ्लक्जर टेस्ट क्या है, डायरेक्ट टेंशन तो नहीं आया, आपने फ्लक्जर कराया बीम में, उसके बाद टेंशन जनरेट कराया, उसके बाद आपने बाकी की कैलकुलेशन करी, ठीक है, जो लोग पहली बार समझ रहे हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा है इसमें 2-4 कंसेप्ट आ जाता है, बेंडिंग फार्मूला आ जाता है, BMD SFD आ जाता है, ठीक है, प्योर बेंडिंग कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक आध बार और देखिए इसको, कोई आप आराम से देखिए, एक आध बार आप
ठीक है, फॉर्मूला वगैरह ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हो सकता है आगे जाके भी कभी समझ में आ जाए, चमक जाए, तो फॉर्मूला वगैरह याद रहेगा तो आपको लगेगा अच्छा ये यहाँ से आया, अच्छा ये यहाँ से आया। ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा लर्निंग प्रोसेस में होता है। इट इज द पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। लेकिन समझ में सब आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो समझ में आ गया, फ्लेक्सर टेस्ट समझ में आ गया सबको, क्लियर है। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है आपका स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। क्या आता है? स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा टेस्ट है, देखिएगा इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, अ लाइन लोडिंग इज अप्लाइड एट डायमेट्रिकली इंड पॉइंट्स। ठीक है, इसको जरा मिटा देता हूं मैं यहाँ पे। एक ऐसा सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप का कंक्रीट स्पेसिमेन है, ठीक। मान लीजिए आपने इस लाइन पे लोड लगाया है, ठीक है, लोड की वैल्यू है P, और डायमेट्रिकली अपोजिट साइड पे भी इतना ही लोड लगाया है P, ठीक है। सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है, डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स पे आपने लोड लगा दिया है P, ठीक। ड्यू टू दिस लोडिंग सिलेंडर स्प्लिट्स इनटू टू, ठीक है। स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट नाम क्यों पड़ा, समझ में आ गया ना। एक तो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन यूज कर रहे हैं इसीलिए सिलेंडर आ गया, और जब ये आप दो तरीके से डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे आप दो तरफ से पॉइंट लगाएंगे तो सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर स्प्लिट कर जाएगा टेंशन में, टेंशन में सिलेंडर स्प्लिट कर जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड यूजिंग द गिवन फॉर्मूला। कौन से वाले सरफेस पे, ये आपके कर्व्ड सरफेस एरिया पे पाइडियल पे लग रहा है, और लोड कितना लग रहा है, लोड लग रहा है 2p, ठीक है, कि p इधर से एक p इधर से है ना, तो 2p अपॉन पाइडियल ये आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है किसमें, आपका स्प्लिट सिलेंडर में। तो तीन तरीके से हमने देखा है, एक हमने देख लिया है डायरेक्ट टेंशन में, एक हमने देखा फ्लेक्सर टेस्ट में, और दूसरा देखा है हमने स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट में, ठीक है। तीन तरीके से हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट करने की कोशिश की है, ठीक है। एक नोट देखिएगा यहाँ पे, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है, एफ फ्लक्सर इज ग्रेटर देन एफ स्प्लिट सिलेंडर ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एफ डायरेक्ट टेंशन। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे फ्लेक्सर में हम लोग एक बार वापस आएंगे, फ्लेक्सर में वापस आएंगे, फ्लेक्सर टेस्ट में एक बार वापस आके देखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट इज कैलकुलेटेड इन सेंट्रल पोर्शन एंड। अच्छा, ये सेंट्रल पोर्शन में क्यों निकाला था, बीएमडी मिटा दिया है मैंने, कुछ इस तरीके का था ना बीएमडी, इस तरीके का था बीएमडी, तो सेंट्रल पोर्शन में क्यों बोल रहा है, क्योंकि सेंट्रल पोर्शन में ही प्योर बेंडिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे तो आप देखे थे कि शेयर वगैरह भी आ रहा था ना, तो आपको प्योर बेंडिंग का केस कंसिडर करके निकालना था, तो इसलिए सेंट्रल पोर्शन एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड एज इलस्ट्रेटेड, ठीक है, आपको इलस्ट्रेशन करके दिखा दिया था। हालांकि अगर आपको क्वेश्चन वगैरह में सॉल्व करना है, तो वहां पे आपका IS 456 प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ, और फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं। देखिए, छोटा सा लाइन लिखा हुआ है लेकिन बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, ठीक है। एक तो हम लोग कंप्रेशन में नहीं है, टेंशन में है, तो बहुत लोगों को टाइम लगता है कि भाई कंप्रेशन से निकल के अब टेंशन की बात हो रही है, कंप्रेशन की बात नहीं हो रही है।
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस तो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना पड़ेगा। तो जब टेंशन में आ गए तो फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ और या तो मॉडुलस ऑफ रप्चर, ये एक ही बात होती है। एंड दिस फॉर्मूला इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर देखने के लिए मिलेगा। FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK, ठीक है। ये फॉर्मूला ये कहाँ पे है? फ्लेक्सर टेस्ट में है ना, ये फ्लेक्सर टेस्ट में है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, हम लोग तुरंत स्प्लिट सिलेंडर पे आ गए थे, तो ये दोनों पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। और ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा, अक्सर MCQ वगैरह में पूछा जाता है। एज इट इज, जिस तरीके से लिखा हुआ एज इट इज पूछ सकते हैं, अलग सीक्वेंस कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, चार इसका कॉम्बिनेशन बना के पूछेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे सही है। ये क्वेश्चन काफी फेमस है, बहुत बार आता है, ठीक है। तो क्या सबको समझ में आ गया है टेंशन के बारे में? टेंशन के बारे में आई होप सबको समझ में आ गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो मिटाना पड़ेगा कहीं पे, तो इधर ही मिटाते हैं। स्पेस का थोड़ा इशू रहता है, स्पेस स्मार्टली यूज करना पड़ता है। यहाँ पे आपके पास ये दिक्कत नहीं है, नोटबुक है तो आप कंटिन्यूएशन में चल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन छोटा सा समझने के लिए चीजों को। अब PCC being of section size 200 into 300 mm is made of M30 कंक्रीट। कैल्सी सबके पास होना चाहिए, यहीं पे क्लास में ही सॉल्व कर लेंगे हम लोग। मेड ऑफ M30 कंक्रीट, कैलकुलेट द क्रैकिंग मोमेंट। क्रैकिंग मोमेंट कितना आ रहा है बताइए, यहां से थोड़ा दिमाग लगाइए। कहां से? तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको। फ्लेक्सर टेस्ट में जैसे हमने निकाला था वैसे निकालेंगे वहां पे, ठीक है। क्रैकिंग मोमेंट फ्लेक्सर टेस्ट में ही पढ़े थे ना हम लोग, वहीं से निकालेंगे इसको, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज है, एक और हिंट दे दिया है मैंने आपको। आपको निकालना क्या है? आपको क्रैकिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? क्रैकिंग मोमेंट। 2 मिनट 3 मिनट का वक्त है आपके पास, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, 2-3 मिनट का वक्त लीजिए, मैं यहाँ पे साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ और यहीं पे साथ साथ सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जिनको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए तो क्या फॉर्मूला होता था? MCR अपॉन I इज इक्वल टू FCR अपॉन Y। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, फ्लेक्सर में देखा है हमने। अपने को निकालना क्या है? MCR। MCR इज इक्वल टू FCR अपॉन Y, और FCR को क्या लिख सकते हैं? 0.7 अंडर रूट FC के लिख सकते हैं क्या? FCR को। Y को क्या लिख सकते हैं? D/2 एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है क्या होता है? BdQ/12। ये चीज आपने लिख दिया तो सवाल खत्म हो गया। अब कुछ नहीं करना है, तो वैल्यूज पुट करना है। B कितना है? 300। B कितना है? ये B है आपका, ये D है। क्रॉस सेक्शन का आपका वो दिया हुआ है डायमेंशन। B है आपका 200,
डी है 300/12। एनसीआर बताइए यहाँ से कितना आ रहा है। ठीक है, न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, है ना। बेंडिंग मोमेंट का तो यही यूनिट होता है ना, लोड इनटू डिस्टेंस, तो उसी फॉर्म में आएगा। तो यह आएगा आपका 11.5 किलो न्यूटन मीटर। न्यूटन एमएम में भी आप निकाले हैं तो इंटू 10⁶ हो जाएगा इसका न्यूटन एमएम में। ठीक है, किलो का 1000 और मीटर का 1000, तो इंटू 10⁶ कीजिएगा तो न्यूटन मीटर में भी आ जाएगा। मैंने छोटा करके किलो न्यूटन मीटर में लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर है क्या सबको यहाँ तक? आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि क्या क्या चीजें हुई हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ में हम लोग इतना डिस्कस कर लिए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एनी कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में इतना जानते हैं ना, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इतना आपको आइडिया है तो बहुत है। ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स हैं जो कि आगे जाके लोग भूल जाते हैं। ठीक है, पूछेगा बहुत लोगों से फ्लेक्सर टेंसाइल स्ट्रेंथ, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर में क्या अंतर है, तो अंतर डिफाइन करने लगेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि भाई दोनों सेम चीज है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं गड़बड़ी, तो आपको मैं पहले से बता दे रहा हूं ताकि आप ध्यान में रख सकें और चीजों को याद रख सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। है आपका, उसका हमने सब कुछ डिफाइन कर लिया है। उसके स्ट्रेंथ किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं वो देख लिया है। ठीक है, उसके बाकी जो प्रॉपर्टीज होती है कंक्रीट की, ये सब देख लिया है। तो कुछ टेस्ट होते हैं आपके किस पे, हार्डेंड कंक्रीट पे। जब कंक्रीट आपका सख्त हो चुका है उस पे हम लोग कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं और उसके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का पता करने का कोशिश करते हैं। हालांकि आपने वो फ्लक्जर टेस्ट, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट, ये सब देख लिया है। उसमें हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट करते हैं किसमें, डायरेक्ट कंप्रेशन में नहीं, किसमें करते हैं, फ्लक्जर कंप्रेशन में। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के टेस्ट होते हैं। एक होता है आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, और दूसरा होता है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में जो आप सैंपल यूज करते हैं, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, सैंपल आपका इसमें खराब होना तय है, कि सैंपल आपका डिफेक्टेड हो जाएगा इस टेस्ट के बाद। तो जो भी सैंपल हम, जो भी स्पेसिमेन हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में यूज करते हैं, उस टेस्ट स्पेसिमेन को आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या प्रैक्टिकल यूज में अप्लाई उसका नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सैंपल यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कैनॉट बी रिलीज्ड फॉर सर्विस। यही चीज लिखी हुई है कि जो सैंपल आप डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में यूज करते हैं उसको आप सर्विस के लिए रिलीज नहीं कर सकते हैं, उसको सर्विस के लिए आप दान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं दे सकते। ठीक है, देखिए उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि आपको नाम पता रहना चाहिए, इसलिए एक एक लाइन इसके बारे में लिखा हुआ है जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के, कि कहीं आपको पूछ दिया गया कहीं एमसीक्यू वगैरह में, वाइवा वगैरह में, हालांकि इस पे लिखने के लिए कुछ मुझे नहीं लगता है कि आएगा आपको। ठीक है, लेकिन आपको नाम पता होने चाहिए, नाम बिल्कुल पता होने चाहिए। तो नाम देख लेंगे यहाँ पे क्या है, लोड टेस्ट है पहला, और दूसरा है कॉन्क्रीट टेस्ट। दो तरीके के डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में हम देख रहे हैं, पहला है लोड टेस्ट, दूसरा है आपका कॉन्क्रीट टेस्ट। लोड टेस्ट में, लोड टेस्ट इज प्रेफरेबल इन प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन। प्री कास्ट एक तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, प्रेफरेबल इन प्री कास्ट। ठीक है, दूसरा है आपका कॉन्क्रीट टेस्ट। ठीक है, कॉन्क्रीट टेस्ट कहाँ है प्रेफरेबल, प्रेफरेबल इन रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कहाँ, जब आप रोड बनाते हैं तो कॉन्क्रीट टेस्ट जो आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है कॉन्क्रीट टेस्ट की, कहाँ काम में आती है, वो आती है रोड कंस्ट्रक्शन में काम में आती है। ठीक है, क्लियर है सबको, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सबको क्लियर है? अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग देखेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या है, सैंपल यूज्ड इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग
कैन बी रीयूज्ड फॉर सर्विस। बिल्कुल सही सी बात है। आपने सैंपल बना लिया है, ठीक है, आपने सैंपल स्पेसिमेन वगैरह बना लिया है, और यदि आप उसको इस टेस्ट के बाद यूज़ करना चाहते हैं किसी और काम में, किसी और कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो आप बिल्कुल बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो सैंपल है वो खराब नहीं हुआ है। द सैंपल इज परफेक्टली फाइन टू बी रीयूज्ड इन अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, तो जब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पढ़ लिए हैं तो इसमें दो तरीके के टेस्ट हमने पढ़ने हैं। और पहला जो टेस्ट है वो है आपका रीबाउंड हैमर टेस्ट। क्या है? रीबाउंड हैमर टेस्ट। अब जितने भी टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसके नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ होता है, ये आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। जो लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ ऑब्जर्विंग, उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ रही होगी कि टेस्ट के नाम में ही उसके प्रोसीजर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। कैसे, आपको समझाता हूँ मैं अभी। देखिए, पहले इसका एक काम करते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। इसका अपरेटस कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे होती है इसकी रीडिंग मीटर। रफली बनाएंगे इस डायग्राम को, ठीक है। यहाँ पे इसका होता है प्लंजर, इसको बोलते हैं प्लंजर, ठीक है। यहाँ पे आपने लगाया है स्पेसिमेन, ठीक है। ये स्पेसिमेन अंदर बाहर हो सकता है, ठीक है। एक बार इसकी नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। ये आपका स्पेसिमेन है, ये प्लंजर है ना। ये क्या है अपना? ये रीडिंग मीटर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इस टेस्ट का सेटअप होता है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या है। प्लंजर ऑफ दिस apparatus इज प्रेस्ड अगेंस्ट द सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट। तो जो ये प्लंजर है आपका, ये प्लंजर को आप क्या करते हैं कि ये जो कॉन्क्रीट का सरफेस है इसके अगेंस्ट आप इसको प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? इसके अगेंस्ट आप इसको प्रेस करते हैं। उसके बाद क्या होता है? एनर्जी रिबाउंडेड फ्रॉम कॉन्क्रीट सरफेस गिव्स आइडिया अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ये पॉइंट है। इनफैक्ट इस टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो यही है, ठीक है। इस टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो इसी पॉइंट में समराइज्ड है। कैसे? देखिए कि जैसे आप इसको हटाएंगे, यहाँ से इस स्पेसिमेन को हटाएंगे तो एक रिबाउंड एनर्जी यहाँ से जनरेट होगी, ठीक है। ये जो प्लंजर दब गया है तो ये प्लंजर वापस से बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक स्प्रिंग मैकेनिज्म रहता है जिसके कारण आपने इसको जब प्रेस किया है और जब आप यहाँ से स्पेसिमेन हटाएंगे, सैंपल हटाएंगे, तो क्या होगा? ये जो प्लंजर है ये वापस से बाहर निकलेगा। तो यहाँ जब ये वापस से बाहर निकलेगा तो एक एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। सिस्टम में एनर्जी रिलीज होगी। उस सिस्टम में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, उससे कैलिब्रेट करके हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्लियर है? रीडिंग मीटर इंस्टॉल्ड with this apparatus gives value which is multiplied by a factor to get compressive strength of concrete, ठीक है। तो ये जो रीडिंग आएगी, ये तो रीडिंग कुछ इस तरीके के आएगी कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो आपको कुछ यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। फिर एक चार्ट से आप उसका फैक्टर डिफाइंड होता है, उस फैक्टर से उसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस रीडिंग यहाँ से जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग को जब आप उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यू विल गेट योर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। यू विल गेट योर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ योर कॉन्क्रीट। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग इज वेग। वेग है,
स्टैंडर्ड नहीं है। वेग मतलब क्या है? स्टैंडर्ड नहीं है। वेग बिकॉज प्लंजर पुश्ड प्रेस्ड अगेंस्ट मोर्टार एंड एग्रीगेट गिव्स डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, आपको तो पहले से पता है कंक्रीट आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, तो एक प्रॉपर मिक्स नहीं रहता है। अब यहाँ पे हो सकता है कि एग्रीगेट की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे मोटार की संख्या ज्यादा है, तो उस केस में ये अलग अलग वैल्यूज दे देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ प्रेस कीजिएगा तो अलग वैल्यू आएगी, यहाँ प्रेस कीजिएगा तो अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। इस वेरिएशन के कारण हम बोलते हैं कि ये जो टेस्ट है, ये आपका टेस्ट जो है ये वेग टेस्ट है, उतना स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, आपको इतना क्लियर आइडिया नहीं देता है आपके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। एक तो ये कारण है इसके वेग होने का। दूसरा इसके वेग होने का कारण ये है, दिस टेस्ट गिव्स आइडिया अबाउट सरफेस ऑफ कंक्रीट ओनली। ठीक है, देखिए इसके पूरे बल्क का आइडिया नहीं दे, क्योंकि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है प्लंजर का, ये कहीं ना कहीं सरफेस पे लिमिटेड है। और कंक्रीट बीइंग इटसेल्फ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, तो इसके जो अंदर का जो है मटेरियल, इसके आइडिया हमें नहीं लग पा रहा है, जस्ट बिकॉज इन दिस एक्सपेरिमेंट द इंटरेक्शन ऑफ एपरेटस एंड द स्पेसिमेन इज ओनली एट द इंटरफेस ऑफ द टू थिंग्स। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए ये टेस्ट आपका थोड़ा सा वेग टेस्ट कहलाता है। ठीक है, लेकिन आपको लिखने के लिए बिल्कुल आ सकता है, तो आप इसको बाकायदा पढ़ेंगे, इसको थ्योरेटिकली प्रिपेयर भी करेंगे। ठीक है, लैब वगैरह में अभी उतना यूज में ये नहीं है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चंस वगैरह आपको आ जाते हैं। ठीक है, आपको पूछ देगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का एग्जांपल बताइए, रिबाउंड हैमर टेस्ट, उसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें पूछी बिल्कुल जा सकती हैं। ठीक है, तो क्लियर है रिबाउंड हैमर टेस्ट, है ना? तो एक और टेस्ट बच रहा है, वो पढ़ के हम लोग कॉन्क्रीट को समराइज करेंगे, है ना? चलिए देखते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ठीक है, जो अगला टेस्ट है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 टेस्ट पढ़ने हैं, तो जो अगला टेस्ट है वो है आपका अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ठीक है, नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है। कैसे? पहले इसका हम लोग मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम के थ्रू। ठीक है, फिर इसकी थ्योरी को समझेंगे। देखिएगा, देखिए ये यहां पे आपका कंक्रीट स्पेसिमेन है। ठीक है, इमिटर और रिसीवर लगा हुआ होता है यहां पे। ठीक है, इमीटर और रिसीवर लगा हुआ होता है, और यहां पे आपकी एक होती है मशीन। ये क्या करती है? ये रीडिंग मीटर है आपकी। रीडिंग मीटर है, जो कि आपके मशीन से कनेक्टेड होता है। ये है आपका एमीटर, ये है आपका रिसीवर। ये है आपका कंक्रीट। ठीक, मैकेनिज्म समझिएगा, इसका मैकेनिज्म समझिएगा। दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड, बिल्कुल जाहिर है यहां से कि एमिटर रिसीवर और आप अल्ट्रासोनिक पल्सेस का यूज कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मेथड in which emitter and receiver are connected on opposite surface of the concrete. Emitter and receiver are connected on opposite surface of concrete. ये concrete है, इसके 2 opposite surface पे एक तरफ emitter है और एक तरफ receiver है ना? एक तरफ emitter है और एक तरफ receiver है। उसके बाद क्या है? Time traveled by ultrasonic waves to travel through concrete is measured. यहां से यहां पहुंचने में वेव को कितना वक्त लगा,
यहां से यहां एमिटर से रिसीवर तक पहुंचने में वेव को कितना वक्त लगा है, ये रीडिंग से आप पता करते हैं कि कितना टाइम लैप्स हुआ है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, सॉरी अल्ट्रासोनिक पल्स को यहां से यहां तक जाने में। कहने का मतलब एमिटर से वेव्स एमिट होंगी, कंक्रीट के थ्रू पास करेंगी और रिसीवर पे रिसीव होंगी, और इसमें कितना वक्त लगा है ये हम यहां रीडिंग मीटर से नोट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है इस टेस्ट का, है ना। उसके बाद देखिए, इफ टाइम मेजर्ड इज लेस, टाइम अगर आपका कम है तो कंक्रीट आपका डेंस है कि नहीं। जितना डेंस रहेगा, जितना अच्छा क्वालिटी का कंक्रीट रहेगा, उतना कम वक्त लगने वाला है कि नहीं। उतना ज्यादा अच्छा पाथ इसको मिलेगा और उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से जो वेव है आपका एमिटर से रिसीवर तक पहुंच जाएगा, उतना कम वक्त लगेगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि कंक्रीट हमारा उतना ही डेंस है, दैट इज क्वालिटी इज गुड, क्वालिटी जो है कंक्रीट की अच्छी है। ठीक है, और देखिए ये एक पूरा कंक्रीट आपका मतलब कंक्रीटाइजेशन की एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता है। ये सारे टेस्ट जो हैं आपके, वो आपको एक आइडिया देते हैं कि हाँ भाई ये कंक्रीट कैसा है। कुछ आपको इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है स्ट्रेंथ की या सरफेस क्वालिटी की, ठीक है। उसको आप एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जाके आपको कुछ वैल्यूज वगैरह मिलते हैं। लेकिन आपको देखने से समझ में आ रहा है इस प्रोसीजर को, इस मैकेनिज्म को, कि आपको एक ये आइडिया बेस्ड टेस्ट आपको है ये। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, हमने रिसेंटली पढ़ा है डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं। इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस को डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसका काम कहाँ पे आता है, जहां डायनेमिक लोडिंग होती है ना, है कि नहीं। व्हील लोड वगैरह आपको बताया था मैंने, अर्थक्वेक लोड हो गया तो विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ये सब डायनेमिक लोडिंग है। तो वहां पे आपका डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज हम करते हैं, और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, डायग्राम क्लियर है, थ्योरी क्लियर है। छोटे छोटे टेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझने में भी आसान है। लेकिन इन सब टेस्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, इनके मैकेनिज्म को समझेंगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी में लिखने के लिए, और एमसीक्यूज भी इससे आते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी कहानी कंक्रीट की। ठीक है, जितना अपने सिलेबस में है, जितना सब कुछ है, हमने सब कुछ कवर कर लिया यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, लॉजिकली, न्यूमेरिकली, ठीक है, फैक्चुअली, हर तरीके से, थियोरेटिकली, हर तरीके से हमने कवर कर लिया है। कंक्रीट की जितनी कहानी थी हमने देख ली है। ठीक है, यहाँ पे कंक्रीट आपका समाप्त होता है। फ्रेश स्टेट पढ़ लिया, हार्डन्ड स्टेट पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली उसकी। ठीक है, जितने तरीके के और भी डिटेल्स जो जरूरी हैं वो भी हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कंक्रीट के बारे में। तो अब जो अगली इंपॉर्टेंट एक छोटी सी टॉपिक आती है वो आती है रीइंफोर्समेंट। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, और क्या होता है ये तो आपको पता ही है, क्या क्यों जरूरत पड़ती है, ये क्लास के शुरुआत में भी बता दिया गया था। ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, उसके बाद वो किस तरीके से बनता है, उसकी क्या यूजेस होते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।